सुबह सुबह में जिस खबर से और जिस मौसम से हम दो चार हुए हैं, सबसे पहले वही आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सावधानी आपको भी बरतनी बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली और एनसीआर में आज फिर से घना कोहरा छाया हुआ है और जिस तरीके से हालात हैं उसमें बस यही कहा जा सकता है कि 2 से 3 मीटर तक की विजिबिलिटी है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इससे भी कम है और ऐसे में राहगीरों को बेहद मुसीबत का सामना आज करना पड़ रहा है। कोहरे के साथ ही ठिठुरन भी लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले और कोहरा छटने का इंतजार करें ताकि किसी भी अनहोनी की आशंका से सुरक्षित रहा जा सके। दिल्ली की सड़कों की हालत कैसी है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चलेंगे सीधा, सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, बहुत कम विजिबिलिटी, अभी फिलहाल हालात क्या है? 7:30 बज रहे हैं। देखिए नवजोत, सुबह 7:30 बज रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजिबिलिटी दिल्ली के अंदर अगर कहा जाए सिर्फ इक्का दुक्का एरियाज में नहीं बल्कि पूरी ओवरऑल दिल्ली के अंदर विजिबिलिटी काफी ज्यादा बेहद खराब स्थिति में जो है वो पहुंची हुई है। पालम इलाके की बात करें तो 0 विजिबिलिटी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं जीटीबी इलाके में, जहां पर तकरीबन 10 से 15 मीटर विजिबिलिटी जो है वो इस वक्त जो है वो नजर आई है। हालांकि दिल्ली में तापमान में पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से गिरावट देखी जा रही थी उसमें अगर कहा जाए थोड़ी राहत है। आज तापमान जो है वो 9 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो तापमान था अगर कहा जाए तो 3 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन उससे राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से घने कोहरे की चादर पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बार देखने को मिल रही है उसने दिल्ली वासियों की परेशानी जो है वो सुबह के वक्त बढ़ा दी है। एहतियातन के तौर पर जिन लोगों को घर से अगर बाहर निकलना है तो वो अगर जरूरी काम है तभी बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि किसी भी तरीके की दुर्घटना से अगर बचना है, क्योंकि घना कोहरा काफी ज्यादा है और ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, ऐसे में बचने के लिए अगर आपको चाहिए तो घरों से बाहर कम से कम निकले। इस बात का ख्याल बिल्कुल लोगों को रखना चाहिए और इसीलिए बार बार हम भी बता रहे हैं और ये सीधा एक्सपीरियंस भी सुशांत अपना शेयर कर रहे हैं। मैं भी लगातार आपको बता रही हूँ किस तरीके से कोहरे से 2-4 हम होकर सुबह सुबह दफ्तर पहुंचे। लेकिन इस बीच मौसम विभाग क्या कह रहे हैं सुशांत, ये भी बताएं, ये जानना बहुत जरूरी होगा। आने वाले दिनों में क्या कोहरा ऐसा रहेगा, ठंड कितनी रह सकती है, क्या कहना मौसम विभाग का? देखिए, मौसम विभाग की माने तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का कोहरे की चादर जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि और इसके साथ साथ शीतलहर जो है वो थोड़ी सी कम रहेगी। उसके बाद एक बार फिर शीतलहर जो है वो 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर आएगी। ठंड जो है वो एक बार फिर से बढ़ेगी, तापमान है उसमें भी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी, लेकिन कोहरे से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का कोहरा दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो बना रहेगा। अमूमन अगर बात करें दिल्ली के अंदर तो जो रिज एरिया थे वहां पर इस तरीके का कोहरा सुबह के वक्त दिखाई देता था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो हर छोटी मोटी कॉलोनीज से लेकर के मेन रोड तक, रिंग रोड तक इसी तरीके का जो कोहरा है वो नजर आ रहा है और विजिबिलिटी बेहद कम है। काफी कम विजिबिलिटी सुशांत अपने कैमरे से दिखा रहे थे हमको। तो बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, कोहरा छटने का इंतजार करें। अब इसी के साथ हम आपको दिखा देते हैं पहाड़ों का हाल क्या है, क्योंकि लगातार पिछले एक पखवाड़े की बात करें तो बर्फबारी वहां पर होती जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि पारा गिरता जा रहा है, माइनस तक पहुंच गया है। डल झील जमकर बर्फ का दरिया बन गई है और लद्दाख की अगर बात करें तो पारा -30 डिग्री तक पहुंच गया है। हालात क्या है बता रहे हैं अशरफ आनी। आम लोग समझते हैं कि शायद यहाँ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है, यहाँ ठंड भी ज्यादा नहीं होती होगी, लेकिन ठंड का अंदाजा आप इस दरिया से लगा सकते हैं। ये पूरा एक दरिया है जो पूरी तरह से जम चुका है और यहाँ पर अब पानी का जो बहाव है वो ना के बराबर है और पूरा जो है ये दरिया अब बर्फ के दरिया में बदल गया है। ये सिर्फ इस दरिया की कहानी नहीं है, बल्कि जितने भी इस लद्दाख क्षेत्र में दरिया होते हैं वो सर्दियों के दौरान पूरी तरह से जम जाते हैं और उन पर फिर आसानी से चला जा सकता है। यहाँ तक कि दरियाओं के ऊपर से गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। इस वक्त भी अगर यहाँ की बात करें तो तापमान इस वक्त यहाँ पर -20 डिग्री है, जो रात में लुढ़क कर -35 तक चला जाता है। लेकिन इस के चलते जो है पूरी तरह से जनजीवन थम जाता है, फिर चाहे आम लोगों का हो, कोई आवाजाही दिखती नहीं है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को जूझना पड़ता है। और यही कारण है कि सर्दियों में इस पूरे क्षेत्र में जीना
किसी बड़े इम्तिहान या किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, LAC आज तक। खबर बिहार से, जहां पर कानून व्यवस्था का हाल फिलहाल बदल नहीं रहा है और दिल्ली में किसानों का आंदोलन जस का तस चल रहा है। 26 जनवरी की बात करें तो किसान क्या करेंगे, 17 जनवरी को किसान क्या करेंगे, 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इन सब के साथ साथ देखिए आंदोलन कहां तक पहुंचा। जस का तस है अब भी आंदोलन। 3 किरदार समाधान से जुड़े हैं, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और किसान। सरकार से 9वें दौर की बातचीत में हल नहीं निकला। अगली बातचीत 19 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट से बनाई गई कमेटी के 4 सदस्यों में से एक सदस्य ने कमेटी छोड़ दी। किसानों ने कहा सरकार से बात करेंगे, कमेटी से नहीं। और किसान खुद अब भी कानून रद्द करने की मांग के साथ है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी भी। अब सबसे पहले सुनते हैं विज्ञान भवन में 9वें दौर की 4 घंटे चली बातचीत में क्या हुआ। सरकार ने साफ कर दिया कि तीनों कानूनों की वापसी नहीं होगी, हम संशोधन करने को तैयार हैं। जबकि किसान आज फिर इस बात पर अड़े रहे कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, वापस किया जाए, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के उसमें, हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा है? क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा। ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। समाधान की दूसरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 4 सदस्यों की कमेटी को करना है, जिसके सदस्यों के कानून के समर्थन में होने का मानकर किसान भरोसा ही नहीं कर रहे। उसी कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। चीफ जस्टिस अविद्या ने अगर मेरे में इतना फेथ और कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है तो मैं उनसे बात पहले करूं। तो आई स्पोक टू हिम, CJI को मैंने उनको बोला कि मैं इसे निकलना चाहता हूं। सुनने में आ रहा है कि आपको कुछ धमकियां आ रही हैं, कुछ असामाजिक तत्व धमकियां दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये ऐसी तो 1 घंटे में मैंने ये सारा कुछ किया है, बिल्कुल भी इसमें कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ नहीं है, मैंने अपने आप किया है। तीसरी खबर यह कि किसान अब भी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में रोके जाने पर बैरिकेड हटाने के लिए ट्रैक्टर्स को अलग तरीके से सुरक्षा कवच देने जैसा मॉडिफाई करा गया। पंजाब हरियाणा के कई गांवों से 60,000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आने का रिहर्सल चल रहा है। बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे। स्थान कहाँ रहेगा उनका वो डिसाइड हम कर लेंगे। सरकार से क्या करनी, 26 तारीख सरकार थोड़ा। हमने तो ये कहा भाई जहाँ परेड, हम पूरी परेड काट देंगे, पूरी परेड निकाल देंगे। सरकार आधी परेड काट दी, आधी को हम पूरी कर देंगे। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर किसी तरह का टकराव न हो, इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। संगरूर से मंजीत सहगल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के शुभारंभ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे और वहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तैयारियां जोरदार हैं। जिन लोगों को आज कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा उनके लिए कई जगहों पर बाकायदा रेड कार्पेट बिछाया गया है, जबकि कहीं कहीं पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है। और इसी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कोरोना महामारी की दवा पाकर अब लोगों में कितना उल्लास है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की खुशी में लापरवाही नहीं होने की चेतावनी भी दी है, लिहाजा जरूरी हिदायतों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होगा ताकि सेहतमंद रह सके और कोरोना की चपेट में न आए। महामारी के खिलाफ जब भारत में पहली वैक्सीन लगेगी उसी पल इतिहास बनेगा दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत का। और यह अभियान दुनिया के लिए एक मिसाल भी होगा और इसीलिए देश तैयार है और देश की राजधानी दिल्ली भी कमर कस चुकी है। जिस तरीके से ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, उस तरीके से हमारी टीमें अभ्यास कर रही हैं कि किस तरह से जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो कोई भी चूक न हो।
और दिल्ली में जितनी जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर हर रोज यहां पर लोग आना शुरू होंगे और उनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उनमें से एक हिंदू राव अस्पताल में हम यहां पर पहुंचे हैं। और समझिए कि ये पूरी टीम जो है वो लगातार दिन रात इसी कोशिश में लगी है कि कोई दिक्कत ना यहां पर आने पाए। जयप्रकाश जी मेरे साथ हैं। एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन? एक दिन में कम से कम 500 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। 500 हम लोगों को टीकाकरण कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डे का गोल कितना है? फर्स्ट डे का 500 है। और मुख्य जो हमारे पे लिस्ट आएगी डीएम ऑफिस से, अगर डीएम ऑफिस से लिस्ट आई 200 की तो 200 को लगेगा, लेकिन एक दिन में कम से कम 500 लोगों को टीका हम लगा सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। स्वास्थ्य कर्मी जो सबसे ज्यादा अभी तक एक जुनून से आगे बढ़ते थे, ये जानते हुए कि खतरा सबसे पहला उन पर है, तो उन्हें ही सबसे पहले चुना जा रहा है। मैम, बहुत राहत भी होगी इस बार, स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले चुना। Yes, I think because their exposure is the maximum. टीकाकरण अभियान के शुभारंभ को बस एक दिन बाकी है, तैयारी पूरी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल हिंदू राव अस्पताल पूरी तैयारी के साथ बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली टीकाकरण अभियान का आगाज करेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सबसे बड़ा अस्पताल है, ये हमारा टीकाकरण केंद्र है। ये केंद्र का ये आप एंट्री देख सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं, ये एंट्री है। यहाँ पे बेनिफिशियरी जब आएंगे पहले उनका अटेंडेंस के साथ आएंगे या एक व्यक्ति एक बार में जाएगा जिसको वैक्सीनेट होना है? लोग तो यहाँ पे आएंगे, उनके बैठने का अरेंजमेंट करेंगे हम। पहले यहाँ पे लिस्ट होगा, लिस्ट से हम उनका नाम, यहाँ पर भी होगा? सब जगह 3-4 जगह लिस्ट होगा। यहाँ पे उनका अगर नाम लिस्ट पे है तो हम इनका पहले हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे उनका, और उनका टेम्परेचर भी देखा जाएगा। ये तो था अस्पताल का एंट्री पॉइंट। अब हम आपको लेकर चलते हैं वेटिंग एरिया, जहां उन लोगों को बिठाया जाएगा जिन्हें टीका लगाना है। अब यहां से वेटिंग एरिया की शुरुआत हो गई है। एक बार में कितने लोग आप लोग बैठने देंगे जो कि अपनी वैक्सीनेशन की बारी का इंतजार? 20 से 25 लोगों की यहाँ सीटिंग होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, इसलिए जितना स्थान उपलब्ध है 20 से 25 लोग यहाँ बैठे होंगे। कितने बजे सुबह से शुरू हो? सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और एक दिन में कितने घंटे जो टीम है वो काम करेगी? कम से कम 4-5 घंटे तो काम करेंगे। जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा जब तक काम करना है। पूरी टीम हमारी इसमें काम में लगी हुई है और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। किसी भी जगह पर असल में अगर आप एक टीम की तरह काम नहीं करते हैं तो आपका जो ये लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता। वेटिंग एरिया के बाद बारी आती है रजिस्ट्रेशन सेंटर की। यहीं पर कोविन ऐप से लाभार्थियों की पहचान सत्यापित होगी। रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जो व्यक्ति वहाँ वेटिंग करेगा, जब उसका नंबर आ जाएगा तो यहाँ आकर के वो जो अपना उसका नंबर है, जो कोविन ऐप पे उसको मैसेज आया है, ऐसे कोविन ऐप से हमारे को मैसेज आएगा, दोनों मैसेज को मिलाया जाएगा। जब उस दोनों का मिलान होगा उसके बाद वो अंदर जाएगा। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जा रही है। कुल मिलाकर मिनिमम 5 लोग एक वैक्सीनेशन सेंटर को कम से कम मैन करते हैं। यहाँ पे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स होंगे जहाँ पर आप लोग वैक्सीन लास्ट उसके लिए रखते हैं? इसी पॉइंट पे नहीं है। हमारे हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ बहुत ज्यादा बच्चों का टीकाकरण होता है। वो ILR का व्यवस्था है हमारा थोड़ी दूर में। पहले वैक्सीन लाके उधर रखेंगे, सुबह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर शाम को वापस। जितनी इस्तेमाल हो रही है उतने आप लेकर आते रहेंगे? हाँ, जितनी जरूरत है हर टेबल में हम 10 वायल लाएंगे, क्योंकि 100 लोगों को लगनी है। तो जो बच जाएगा फिर वो ये कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए हम इसको वापस रख देंगे। तो ऐसे ही जो हम देख रहे हैं टेबल्स अलग अलग, उस तरीके से 5 जगह पर एक साथ वैक्सीनेशन की जा सकते हैं। यहाँ पर हिंदू राव अस्पताल में वैक्सीनेशन का एक अहम हिस्सा ये मिनी ICU। आइए अब आपको वहाँ की तैयारी दिखाते हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए डेस्क लगी हुई है, जहाँ पर 5 जगहों पर वैक्सीन लगेंगे। वहीं पर एक तरह से समझ लीजिए कि एक मिनी ICU को क्रिएट किया है। ये हमारा मिनी ICU है। जैसे यहाँ पे वैक्सीन लगेगा, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, वो वैक्सीनेशन ऑफिसर को बोलेंगे, वो यहाँ पे बोलेंगे वैक्सीनेटर को, देन कॉल फॉर मी कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पे। दिस इज द वेंटिलेटर व्हिच नीड्स इफ एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अकर्स वी इंटूबेट देम, resuscitate them with all the advanced equipments here। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर द फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम एम्बुलेंस में, हमारा 2 बेड और CCU में ICU पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। फॉर द एम्बुलेंस भी है, ताकि मतलब लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जा रहे हैं तो आपका ख्याल रखने की पूरी
तैयारी हो चुकी है? हाँ जी मैम, इनिशियली रेसिस्टेशन यहाँ करके उसको इंजेक्शन एड्रेनलिन लगा के फ्लूइड्स देके यहाँ पर अगर इंट्यूबेट करना पड़ा तो उसको हम एयरवे को संभालेंगे, उसको सांस देंगे। अगर उसका हार्ट रुक जाता है तो हमारे पास यही मशीन है कि उसको रेसिस्टेट करके उसको वापस ला सके। लेकिन तैयारी सिर्फ वैक्सीन लगाने और उसके बाद ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं, यहाँ और बहुत कुछ है। रखने के लिए उनके लिए आईईसी मटेरियल्स कुछ टीवी पे यहाँ चलाते रहेंगे। उस तरफ हमारा सेल्फी कॉर्नर अभी रेडी नहीं हुआ, उसका पोस्टर बन गया सेल्फी कॉर्नर। लोगों को वैक्सीनेशन हो गया जी, इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी रखा है हमने, ताकि लोग आधे घंटे तक यहाँ बिजी रहे। तो हर एक छोटी छोटी चीज का ख्याल, यानी कि जो मेडिकल पहलू है उससे लेकर सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन कैसे करें जब तक आधे घंटे, ताकि आप बहुत ज्यादा विचलित ना हो, आपको ये चिंता ना लगे कि पता नहीं अब क्या हो सकता है। तो आपको शांत रखने के लिए भी, आपको मसरूफ रखने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए दिन रात एक कर दी है टीम इंडिया ने। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।